नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपका उत्तरी भारत का मैदान करने जा रहे हैं। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ये देखिए बेटा, मान लीजिए कि ये भारत है और ये जो हिस्सा है ये आपका गुजरात और इधर जाकर जम्मू कश्मीर ऊपर जो एरिया है, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो सिंधु नदी है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है वहाँ से निकलकर, और ये ज़्यादातर पाकिस्तान में इसका बहाव है। तो सिंधु नदी की जो द्रोणी है वो हमारे देश में ज़्यादा नहीं है। इसका मुख्य बहाव जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहीं पर है। उसके बाद ये क्या है बेटा, पाकिस्तान में चली जाती है। पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, गंगा जैसे आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये हमारे देश में मतलब इसका अच्छा फ्लो है, पूरा फ्लो हमारे देश में ही है ज़्यादातर। और इसके पैरेलल यमुना बहती है जो इलाहाबाद में इससे गंगा से मिल जाती है, जिसको संगम कहा जाता है। अब ये देखिए बेटा, जो ये आपकी नदियां हैं ये अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ निक्षेप बहा कर लाती हैं। उनसे ही आपका पूरा उत्तरी मैदान बना है। तो ये मानकर चलिए कि ये जो मैदान है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब अगर हम लेंथ की और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो देखो बेटा, जब भी आप कॉपी पे ड्रॉ करते हो ना डायरेक्शन, तो आप ऐसे शो करते हो, एक क्रॉस बनाओ। यहाँ पर पूर्व दिशा होती है, यहाँ पर पश्चिम, ऊपर उत्तर और इधर दक्षिण। तो ये कहता है कि जो इसकी लंबाई है, मान लो ये जलोढ़ मैदान का ही मैंने बताया है, जलोढ़ मैदान में पूर्व से पश्चिम तक तो लंबाई है 3200 किलोमीटर, ठीक है। और मतलब उत्तर से अगर दक्षिण तक मैं देखने लग जाऊं तो ये चौड़ाई है अप्रोक्सीमेट 150 से 300 किलोमीटर। 150 से 300 किलोमीटर का मतलब है कहीं तो ये मैदान चौड़ा है और कहीं कहीं क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। तो लंबाई अगर हमें याद रखनी है तो 3200 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण ये मैदान जहाँ जहाँ फैला है उसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक 150 से 300 किलोमीटर। अब बात करते हैं बेटा, उत्तर से दक्षिण में इस मैदान को 3 भागों में बांटा है। मतलब ये जैसे उत्तर से दक्षिण है ना, एक हिस्सा ये, एक ये, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम भाबर कहते हैं, फिर तराई और फिर जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा गया, एक को खादर और एक को बांगर। अब हम बात करते हैं बेटा भाबर की। भाबर क्या है बेटा, यह शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी है, चौड़ाई की पतली पट्टी है। अब ये देखो, मान लो हिमालय पर्वत की जब मैं बात करती हूँ, मान लो ये आपका हिमालय है, इसमें एक तो बहुत ऊंची चोटियाँ, उन्हें हिमाद्री कहा गया है। क्या कहा गया बेटा, हिमाद्री। उससे जो कम ऊंचाई की जो चोटियाँ हैं उन्हें क्या कहा गया है, मध्य हिमालय या हिमाचल। और जो सबसे कम ऊंचाई की चोटियाँ हैं उनको क्या कहा गया है, भारी हिमालय या शिवालिक, उनको शिवालिक कहा गया, ठीक है। शिवालिक जो नाम दिया गया है, शिवालिक जो नाम दिया गया बेटा, इसमें ज़्यादातर सारे हिल स्टेशन इसी में है। तो शिवालिक के बाद प्लेन एरिया धीरे धीरे शुरू होगा ना, तो मान लो ये शिवालिक है, उसके बाद तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की जो पट्टी है ना, इसी को भाबर कहा गया। मतलब ये जो पहाड़ी के गिरिपाद का मतलब है पहाड़, पहाड़ मतलब गिरी, और पाद मतलब उसके पैर। तो पहाड़ के पैरों के नीचे जो एरिया है ना, वो 8 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको भाबर कहा गया। फिर अब इसके भाबर के बाद आएगा बेटा तराई। तराई क्या है, भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। मतलब ये उत्तर दिशा हो गई, अब इस भाबर का दक्षिण का क्षेत्र ये हो गया। अब इसके दक्षिण में क्या है, ये यहाँ से आपका तराई है। तराई भी लंबाई में 10 से 20 किलोमीटर है। यह प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ है, मतलब वेजिटेशंस है बेटा यहाँ पर, और मतलब बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के प्राणियों का घर है। अब हम बात करते हैं बेटा, तराई के दक्षिण का मैदान जलोढ़ मैदान कहलाता है। सबसे ऊपर जैसे हिमालय के जहाँ से शिवालिक का गिरिपाद है वहाँ पे सबसे पहले भाबर, फिर उसके बाद आपका तराई, और तराई के बाद जलोढ़ मैदान। तो तराई के दक्षिण का मैदान, तराई के दक्षिण में क्या है बेटा, जलोढ़ मैदान है, उसको क्या कहा गया है, आपका जलोढ़ मैदान ही कहा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो बांगर और एक है खादर। बांगर और खादर में
बी से याद रख लेना बांगर, बी से आपको बैकवर्ड याद रखना है। बैकवर्ड मतलब पुराने ज़माने का। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसमें कंकर पाए जाते हैं बेटा, मृदा के कण थोड़े मोटे होते हैं। ये भी उपजाऊ होता है पर ये खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होता है। आपके पेपर में बहुत बार बांगर और खादर का अंतर पूछेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बांगर कौन सी और खादर। बांगर बी से याद रखना बैकवर्ड, पुरानी। जो पुरानी होगी उसमें मोटे कण होंगे, उसकी उपजाऊ शक्ति थोड़ी कम होगी और इसमें कंकर पाए जाएंगे। खादर क्या है बेटा, नई जलोढ़ मिट्टी है जो हर साल आती है। इसमें मृदा के कण बड़े बारीक होते हैं। जैसे जब बच्चा मतलब जैसे ग्रो करता है तो वो बड़ी एनर्जेटिक होता है ना, तो यही वाली बात है। यह अधिक उपजाऊ होती है। उपजाऊ ये भी है, बांगर भी है, पर खादर के मुकाबले कम उपजाऊ है। अब आगे देखते हैं, उत्तरी मैदान में नदियाँ अपनी प्रौढ़ अवस्था में होती हैं बेटा। मतलब पहाड़ों से ये काफ़ी लंबा सफ़र करके आती हैं, तो ये वहाँ पर प्रौढ़ अवस्था में है। गोखुर झीलें में विसर्प बनाती हैं। अब देखो नदी जैसे आती है तो सीधी तो आएगी नहीं, नदी ऐसे बहाव करके आती है, तो ये जो विसर्प सांप की तरह ये मुड़ तुड़ कर आ रही है ना बेटा, इसी को क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। और गोखुर झीलें क्या होती हैं, जैसे नदी में बाढ़ आई तो यहाँ पर कोई नीची जमीन है, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, इधर भी पानी इकट्ठा हो गया। कुछ पानी तो वापस चला जाता है थोड़े दिनों में, पर कुछ पानी हमेशा वहीं के लिए रुक जाता है और उसमें अंडरग्राउंड वाटर भी आता रहता है। तो मतलब एक झील बन जाती है। ऐसी झीलों को क्या कहा जाता है, गोखुर झीलें। तो ऐसी बहुत सारी झीलें यहाँ पर बनाती है। अब कहता है ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदियाँ, द्वीप और बालू रोधिकाओं के कारण जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलेगी उसी को क्या कहा जाएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी। तो बेटा वो नदियाँ, द्वीप और बालू रोधिकाओं मतलब बहुत सारी रेत के टीले भी हैं वहाँ पर और बहुत सारे नदियाँ, द्वीप भी हैं। द्वीप क्या होता है, जैसे नदी है, जैसे समुंदर है, मान लो ये समुंदर है, इसमें जो ये ऊंचा सा एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है ना, जो लैंड एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसी प्रकार नदी के बीच में भी ऐसा लैंड एरिया जो इसके इधर उधर से नदी बहती है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी बहुत सारे नदियाँ, द्वीप भी बनाती है। यहाँ समय समय पर बाढ़ आती रहती है, ठीक है बेटा। उत्तरी मैदान में बहने वाली नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा। बेटा डेल्टा क्या है, एक त्रिकोण आकृति है जो नदी क्या करती है, अपने बहाव के साथ जो भी निक्षेप लाती है, जब उसका फ्लो स्लो हो जाता है ना, बहाव धीरे हो जाता है, तो वो एक त्रिकोण समुद्र तल से कुछ ऊंचाई पर त्रिकोण के शेप में जमा कर देती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ अपने सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको कहा गया है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उत्तरी मैदान की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हरियाणा व दिल्ली गंगा और सिंधु नदियों के बीच जल विभाजक है। मैंने एक तो बताया, एक तो गंगा नदी जो हमारे देश में बहती है, सिंधु नदी का कुछ हिस्सा हमारे देश में बहता है, फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। जल विभाजक क्या होता है बेटा, जल विभाजक वर्ड यूज़ करा है ना, जल विभाजक वो स्थला करती है जो दो नदियों को अलग करती है। तो हरियाणा दिल्ली ये गंगा और सिंधु नदियों के बीच में है, तो ये जल विभाजक का काम करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व में, मतलब ब्रह्मपुत्र जब नदी भारत के बाहर बहती है तो देखो ऐसे बहती हुई आती है, ये तो ऊपर है, तो हमसे ऊपर है तो उत्तर दिशा होगी और पूर्व की तरफ बहती है। फिर उसके बाद में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, फिर मुड़ जाती है बेटा, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश कर लेती है। तो प्रवेश करेगी तो नीचे की तरफ बहेगी तो दक्षिण, और साथ ही साथ इस दिशा में आ जाती है तो पश्चिम में बहती है। उधर से आएगी उत्तर पूर्व से भारत में प्रवेश करके दक्षिण पश्चिम में बहेगी। उसके बाद कहता है बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले 90 डिग्री पर दक्षिण की तरफ, मतलब यहाँ से खड़ा कट लेती है 90 डिग्री के एंगल पर धुबरी के आसपास, ठीक है, और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ये उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बेटा। ये उपजाऊ मिट्टी से बने होते हैं ये सारा मैदान जहाँ से नदी आती है। फसलें यहाँ पर गेहूँ की, उत्तरी मैदान में चावल की, गन्ने की, और मुख्यतः आपको पता है कि पानी की अवेलेबिलिटी होती है तो जूट की फसलें उगाई जाती हैं। जनसंख्या घनत्व बेटा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मिट्टी बहुत उपजाऊ है और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं, उनकी आजीविका इसी पर टिकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो।